कहानी की शुरुआत में हम एक ऐसे युवक से मिलते हैं जिसका नाम योसी गिन्सबर्ग है। योसी एक एडवेंचर का दीवाना लड़का है जिसे नई नई और खतरनाक जगहों पर घूमना बेहद पसंद है। लेकिन उसके दिल में बचपन से एक सपना था, दुनिया के सबसे खतरनाक और रहस्यमयी अमेज़न जंगल को अपनी आंखों से देखने का। अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए योसी अमेज़न के पास बसे एक छोटे से गांव में पहुंचता है, जहां से टूरिस्ट बोट जंगल के अंदर जाती है। कुछ ही देर में सभी लोग बोट में बैठ जाते हैं, लेकिन तभी पीछे से एक आदमी दौड़ते हुए आता है और बोट रोकने का इशारा करता है। वो कुछ सेकंड की देरी से पहुंचा था और उसकी बोट छूटने वाली थी। योसी बिना देर किए बोट रुकवा देता है और उस अनजान आदमी को भी अपने साथ बैठा लेता है। यही छोटी सी मदद दोनों के बीच दोस्ती की शुरुआत बन जाती है। उस आदमी का नाम मार्कस स्टम था, जो पेशे से एक टीचर था, लेकिन पढ़ाने के साथ साथ उसे भी ट्रैवलिंग और एडवेंचर का उतना ही शौक था जितना योसी को। सफर के दौरान दोनों की अच्छी बातचीत होती है और जल्द ही दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। कुछ देर बाद बोट उन्हें बोलिविया के पास एक आइलैंड पर छोड़ देती है। यहीं से उनका असली जंगल वाला सफर शुरू होने वाला था। इस जगह पर पहले से कई टूरिस्ट मौजूद थे जो अमेज़न की खूबसूरती और खतरनाक जंगलों का अनुभव लेने आए थे। योसी और मार्कस का प्लान था कि वे जंगल के अंदर कई दिनों तक सरवाइव करते हुए दूसरी तरफ से बाहर निकलेंगे। लेकिन इतने बड़े सफर से पहले उन्होंने फैसला किया कि पास के एक छोटे से गांव में कुछ दिन रुककर पूरी तैयारी की जाएगी। इसी गांव में मार्कस का एक पुराना दोस्त रहता था जिसका नाम केविन गेल था। मार्कस योसी की मुलाकात केविन से करवाता है। केविन एक अमेरिकन फोटोग्राफर और एक्सप्लोरर था जो लगभग पूरा साउथ अमेरिका घूम चुका था। जंगलों और अनजान जगहों पर जाना उसकी जिंदगी का हिस्सा था। तीनों की सोच एक जैसी थी। तीनों को एडवेंचर, ट्रैवलिंग और खतरनाक जगहों को एक्सप्लोर करना पसंद था। इसी वजह से थोड़े ही समय में उनकी दोस्ती काफी गहरी हो जाती है। अगली सुबह योसी अकेले गांव में घूम रहा होता है, तभी पीछे से एक अनजान आदमी उसका नाम लेकर आवाज देता है। योसी हैरान रह जाता है क्योंकि उसने उस आदमी को पहले कभी नहीं देखा था। उस शख्स का नाम कार्ल रूपरेचर था। कार्ल सीधे योसी से पूछता है कि क्या वो अमेज़न के असली रहस्य को देखना चाहता है। फिर वो बताता है कि जंगल के सबसे अंदरूनी हिस्से में एक ऐसा आदिवासी कबीला रहता है जिसका बाहरी दुनिया से कभी कोई संपर्क नहीं हुआ। बहुत कम लोग उनके बारे में जानते हैं और वह खुद उन्हें अच्छी तरह जानता है। अपनी बात पर भरोसा दिलाने के लिए कार्ल योसी को आदिवासियों के साथ खिंचवाई हुई अपनी एक तस्वीर भी दिखाता है। तस्वीर देखकर योसी को उसकी बात सच लगने लगती है। किसी अनजान और रहस्यमयी कबीले से मिलने का ख्याल ही उसके अंदर रोमांच भर देता है। लेकिन उत्साह में वह ये सोच ही नहीं पाता कि आखिर ये आदमी है कौन और बिना किसी मतलब के उसकी मदद क्यों करना चाहता है। फिर भी वो तुरंत कार्ल के साथ जाने का फैसला कर लेता है। घर लौटकर योसी सारी बात मार्कस और केविन को बताता है। वो बेहद उत्साहित था। उसका कहना था कि अगर वे कार्ल के साथ जाएं तो शायद दुनिया के सबसे रहस्यमयी लोगों से मिलने का मौका मिल सकता है। लेकिन मार्कस को ये बात बिल्कुल भी सही नहीं लगती। वो कहता है, अगर उस कबीले को आज तक किसी ने नहीं देखा तो फिर कार्ल वहां कैसे पहुंचा? उसने उनके साथ तस्वीर कैसे खिंचवाई? उसकी बातें शुरू से ही शक पैदा कर रही थीं। योसी उन्हें समझाने की कोशिश करता है। वो बताता है कि कार्ल जंगल में सोना खोजने जाता है। वहां एक ऐसी नदी है जहां सोना मिलने की संभावना रहती है। अगर किस्मत अच्छी रही तो लौटते समय वे लोग भी अमीर बन सकते हैं। लेकिन ना मार्कस को इस कहानी पर भरोसा था और ना ही केविन को। अगली सुबह तीनों कार्ल से मिलने पहुंचते हैं। इस बार कार्ल अपने साथ जंगल का एक मैप लेकर आया था। वो उन्हें पूरे रास्ते की जानकारी देता है और बताता है कि जिस कबीले की वो बात कर रहा है वो अमेज़न के घने जंगलों के बीच अपोलो नाम की जगह के आसपास रहता है। वहां तक पहुंचने में लगभग 4 से 5 दिन लगेंगे। कार्ल जंगल के रास्तों, नदियों और वहां छिपे खतरों के बारे में इतनी बारीकी से बताता है कि धीरे धीरे मार्कस और केविन का शक भी कम होने लगता है। आखिरकार काफी सोचने के बाद चारों उस खतरनाक सफर पर निकलने का फैसला कर लेते हैं। अगली सुबह वे लोग पूरा जरूरी सामान खरीदते हैं और निकलने की तैयारी करने लगते हैं। तभी कार्ल उन्हें एक बेहद जरूरी सलाह देता है। वो कहता है, जंगल में अगर कभी रास्ता भटक जाओ तो हमेशा नदी का साथ मत छोड़ना, क्योंकि नदी आखिरकार किसी न किसी जगह इंसानों तक जरूर पहुंचाती है। इसके बाद चारों एक छोटे से प्लेन में बैठकर अपने सफर की शुरुआत करते हैं। प्लेन से उतरते ही उनके सामने फैला हुआ था चारों तरफ हरियाली से भरा लेकिन उतना ही खतरनाक और रहस्यमयी अमेज़न का जंगल। अब उनका असली एडवेंचर शुरू हो चुका था। काफी देर तक लगातार पैदल चलने के बाद सभी बुरी तरह थक जाते हैं, इसलिए वे वहीं एक छोटा सा कैंप लगाकर आराम करने का फैसला करते हैं। इसी दौरान कार्ल उन्हें उस रहस्यमयी आदिवासी कबीले के बारे में और भी बातें बताता है। वो कहता है कि दिखने में वे लोग भले ही आदिम इंसानों जैसे लगते हों, लेकिन असल में बेहद समझदार और ताकतवर होते हैं। रात होते ही सभी खाना खाकर सो जाते हैं।
लेकिन आधी रात अचानक मार्कस जोर से चीखते हुए उठ बैठता है। उसे लगता है जैसे किसी जंगली जानवर ने उस पर हमला कर दिया हो। सभी घबरा कर उठ जाते हैं। कार्ल तुरंत टॉर्च जलाता है, लेकिन सामने जो दिखाई देता है उसे देखकर सबकी सांस में सांस आती है, क्योंकि वो कोई खतरनाक जानवर नहीं बल्कि सिर्फ एक बड़ी सी तितली थी। अगली सुबह चारों लोग फिर से जंगल के अंदर बढ़ने लगते हैं। अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है और देखते ही देखते पूरा जंगल पानी में भीग जाता है। बारिश इतनी तेज थी कि एक जगह रुकना भी खतरे से खाली नहीं था, इसलिए चारों लगातार चलते रहते हैं। काफी देर बाद जब बारिश थमती है तब वे आग जलाकर अपने गीले कपड़े सुखाते हैं। इस पूरे सफर में कार्ल उन्हें जंगल में जिंदा रहने के कई जरूरी तरीके सिखा रहा था। तभी जंगल के अंदर से कुछ अजीब और डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। कुछ पल के लिए सभी को लगता है कि कोई जंगली जानवर उनका पीछा कर रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद सामने एक स्थानीय आदमी दिखाई देता है जो अपनी गाय लेकर गांव लौट रहा था। वो चारों को अपने गांव आने का न्योता देता है। गांव के लोग शहर से आए मेहमानों को देखकर बहुत खुश होते हैं। उनका गर्मजोशी से स्वागत किया जाता है, खाने पीने का इंतजाम किया जाता है और सभी लोग वहां के माहौल का आनंद लेते हैं। कार्ल को गांव वाले पहले से जानते थे, इसलिए सब जल्दी ही एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं। रात गांव में बिताने के बाद अगली सुबह सफर फिर से शुरू होता है। रास्ते में अचानक कार्ल की नजर एक बंदर पर पड़ती है। वो बिना देर किए उस पर गोली चला देता है। गोली लगने के बाद भी बंदर तुरंत नहीं मरता, इसलिए कार्ल पास जाकर चाकू से उसे खत्म कर देता है। ये सब देखकर मार्कस असहज हो जाता है। जंगल में जानवरों का शिकार करना गैर कानूनी था, लेकिन कार्ल मुस्कुराकर कहता है कि जंगल में कोई भी गोली बेकार नहीं जानी चाहिए। अब उनके पास कई दिनों के लिए खाने का इंतजाम हो चुका था। रात को कैंप लगाकर वे उसी बंदर का मांस पकाते हैं और खाना खाते हैं। लेकिन लगातार 3 दिनों तक जंगल में चलने की वजह से अब मार्कस के पैरों की हालत बेहद खराब हो चुकी थी। उसे हर कदम पर असहनीय दर्द हो रहा था। जब उसके जूते उतारे जाते हैं तो सभी हैरान रह जाते हैं। उसके दोनों पैर बुरी तरह छिल चुके थे और उनमें गहरे जख्म हो चुके थे। कार्ल तुरंत अपने बैग से दवा निकालकर उसके पैरों पर लगाता है और कहता है कि अगर आराम नहीं किया गया तो हालत और बिगड़ सकती है। कार्ल की सलाह थी कि 3-4 दिन यही रुककर मार्कस को ठीक होने दिया जाए, लेकिन योसी और केविन किसी भी हालत में रुकना नहीं चाहते थे। वे उस रहस्यमयी कबीले तक जल्द से जल्द पहुंचना चाहते थे, खासकर केविन, क्योंकि वह इस पूरे सफर पर एक आर्टिकल भी लिखना चाहता था। तभी योसी एक नया सुझाव देता है। वो कहता है कि अगर वे लकड़ियों का एक मजबूत क्राफ्ट बनाकर नदी के रास्ते आगे बढ़ें तो सफर काफी जल्दी पूरा हो सकता है। लेकिन ये सुनते ही कार्ल साफ मना कर देता है। कार्ल उन्हें समझाता है कि अभी नदी जितनी शांत दिखाई दे रही है, कुछ दूरी पर उसका बहाव बेहद खतरनाक हो जाता है। वहां क्राफ्ट लेकर जाना अपनी जान जोखिम में डालने जैसा होगा। वो मजाक करते हुए कहता है कि उसे जंगल की मछलियों का खाना बनने का कोई शौक नहीं है, लेकिन योसी और केविन बार बार अपनी बात पर अड़े रहते हैं। आखिरकार काफी देर बहस होने के बाद कार्ल भी मजबूरी में तैयार हो जाता है। इसके बाद चारों जंगल से मजबूत लकड़ियां इकट्ठी करते हैं और मिलकर एक बड़ा क्राफ्ट तैयार करते हैं। सारा सामान क्राफ्ट पर रखा जाता है और वे नदी के रास्ते आगे बढ़ने लगते हैं। शुरुआत में सफर काफी आसान और मजेदार लग रहा था। ठंडी हवा, शांत बहता पानी और चारों तरफ फैला घना जंगल, सब कुछ किसी सपने जैसा महसूस हो रहा था। लेकिन ये सुकून ज्यादा देर तक नहीं टिकता। कुछ ही समय बाद नदी का बहाव अचानक तेज होने लगता है। कार्ल तुरंत सभी को चेतावनी देता है कि अगर अभी किनारे नहीं पहुंचे तो आगे हालात संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसके बावजूद योसी और केविन नदी का रास्ता छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। अब तक बहुत देर हो चुकी थी। तेज बहाव की वजह से क्राफ्ट का संतुलन बिगड़ने लगता है और इसी बात पर कार्ल और केविन के बीच बहस भी शुरू हो जाती है। आखिरकार कार्ल जबरदस्ती क्राफ्ट को किनारे की तरफ मोड़ देता है। उसे साफ दिखाई दे रहा था कि आगे नदी और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। किसी तरह वे किनारे पहुंचते हैं और वहीं रात बिताने के लिए कैंप लगा लेते हैं। रात में कार्ल एक बार फिर सभी को समझाता है कि सुबह होते ही उन्हें जमीन के रास्ते आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन योसी और केविन अब भी अपनी जिद पर अड़े रहते हैं। लगातार कई दिनों तक पैदल चलने से वे पूरी तरह थक चुके थे और उन्हें नदी का रास्ता ज्यादा आसान लग रहा था। आखिरकार चारों 2 अलग अलग ग्रुप में बढ़ जाते हैं। कार्ल मैप निकालकर एक जगह तय करता है जहां 3 दिन बाद सभी दोबारा मिलेंगे। इसके बाद अगली सुबह कार्ल और मार्कस जंगल के रास्ते निकल जाते हैं, जबकि योसी और केविन अपने क्राफ्ट के साथ नदी का रास्ता चुन लेते हैं। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ ही देर बाद नदी का बहाव अचानक बेहद तेज हो जाता है। क्राफ्ट बेकाबू होकर पानी के साथ बहने लगती है। दोनों उसे संभालने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन अब नदी उन पर पूरी तरह हावी हो चुकी थी। तेज बहाव के बीच अचानक एक विशाल चट्टान उनके सामने आ जाती है और उनकी क्राफ्ट उसी में फंस जाती है। चारों तरफ उफनता हुआ पानी था
और हर गुजरते पल के साथ खतरा बढ़ता जा रहा था। योसी पूरी तरह घबरा चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब खुद को कैसे बचाए। तभी केविन हिम्मत दिखाते हुए कहता है कि वो नदी में कूदकर किसी तरह किनारे तक पहुंचेगा। वहां पहुंचकर वो रस्सी की मदद से योसी को बाहर निकालने की कोशिश करेगा। योसी उसे रोकता है क्योंकि उसे भी अंदाजा था कि इस तेज बहाव में बचना लगभग नामुमकिन है। लेकिन केविन बिना समय गंवाए पानी में छलांग लगा देता है। तेज लहरों से लड़ते हुए केविन किसी तरह किनारे तक पहुंच जाता है। इस दौरान उसे कई चोटें भी लगती हैं। वो पूरी ताकत से रस्सी योसी की तरफ फेंकने ही वाला होता है कि तभी नदी का बहाव और तेज हो जाता है। अगले ही पल उनकी क्राफ्ट टूट जाती है और योसी पानी के साथ तेजी से बहता हुआ दूर निकल जाता है। केविन जोर जोर से उसका नाम पुकारता रहता है और नदी के किनारे किनारे उसका पीछा भी करता है। लेकिन कुछ ही देर में योसी उसकी आंखों से ओझल हो जाता है। उस पल केविन को यकीन हो जाता है कि शायद उसने अपने दोस्त को हमेशा के लिए खो दिया है। दूसरी तरफ काफी दूर बहने के बाद योसी किसी तरह नदी के किनारे पहुंचने में कामयाब हो जाता है। वो पूरी तरह घायल, थका हुआ और डरा हुआ था। सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि उसका लगभग सारा सामान पानी में बह चुका था। कुछ देर बाद किस्मत से उसे अपना बैग नदी में तैरता हुआ दिखाई देता है। वो दोबारा पानी में उतरता है और बड़ी मुश्किल से उसे बाहर निकाल लेता है। बैग के अंदर थोड़ा बहुत सर्वाइवल का सामान और कुछ दर्द की दवाइयां बची हुई थीं। दवा लेने के बाद उसकी हालत थोड़ी संभलती है। जैसे ही उसमें थोड़ी ताकत आती है, वो सबसे पहले केविन को ढूंढने निकल पड़ता है। वो पूरे जंगल में उसका नाम पुकारता रहता है, लेकिन जवाब में सिर्फ जंगल की डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। काफी देर तलाश करने के बाद भी जब केविन नहीं मिलता, तब वो काल का दिया हुआ मैप निकालता है। योसी को मैप ठीक से पढ़ना नहीं आता था, फिर भी वो काल की बताई हुई बातों को याद करके दिशा समझने की कोशिश करता है और एक तय रास्ते पर आगे बढ़ने लगता है। लेकिन अब उसे जंगल में अकेले 2 दिन हो चुके थे और उसने इतने समय से कुछ भी नहीं खाया था। चलते चलते उसकी नजर एक फल वाले पेड़ पर पड़ती है। जैसे ही वो फल तोड़ने के लिए ऊपर चढ़ता है, वहां छिपा एक सांप उस पर हमला कर देता है। दोनों नीचे गिर जाते हैं। अच्छी बात यह थी कि सांप उसे काट नहीं पाता। जमीन पर गिरते ही योसी पास पड़ा पत्थर उठाकर उसी सांप को मार देता है। रात होने पर वो उसी सांप को आग में पकाकर खाता है। भूख तो कुछ देर के लिए शांत हो जाती है, लेकिन लगातार थकान और अकेलेपन की वजह से उसकी मानसिक हालत बिगड़ने लगती है। उसे अजीब अजीब चीजें दिखाई देने लगती हैं। रात को सोते समय अचानक उसे मार्कस की आवाज सुनाई देती है। वो खुशी से उठकर देखता है तो सामने सचमुच मार्कस खड़ा दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही वो उसके पास जाने की कोशिश करता है, अगले ही पल वो एहसास होता है कि वहां कोई नहीं था। ये सिर्फ उसके दिमाग का भ्रम था। उसी रात उसे महसूस होता है कि कोई जंगली जानवर उसके आसपास घूम रहा है। डर के मारे वो जल्दी जल्दी सूखी लकड़ियां इकट्ठा करता है और आग जला देता है। आग की रोशनी देखते ही वो जानवर वहां से भाग जाता है और किसी तरह उसकी जान बच जाती है। अगली सुबह उठते ही उसके सिर में असहनीय दर्द होने लगता है। जब वो अपने सिर को ध्यान से देखता है तो उसे महसूस होता है कि त्वचा के नीचे कुछ हिल रहा है। गौर से देखने पर पता चलता है कि उसकी स्किन के अंदर एक कीड़ा घुस चुका है। दर्द सहते हुए वो अपने चाकू से हल्का सा कट लगाता है और बड़ी सावधानी से उस कीड़े को बाहर निकाल लेता है। ये सब सहने के बाद भी वो हार नहीं मानता और एक बार फिर जंगल से बाहर निकलने की कोशिश में आगे बढ़ जाता है। कुछ दूर चलने के बाद उसे कुछ अंडे दिखाई देते हैं। वह उन्हें खाकर अपने शरीर को थोड़ी ताकत देता है। आगे बढ़ते हुए उसे कुछ टूटे फूटे लकड़ी के घर नजर आते हैं। ऐसा लगता था कि कभी यहाँ कोई छोटा सा कबीला रहता होगा, लेकिन अब वो जगह पूरी तरह वीरान हो चुकी थी। योसी वही रात बिताने का फैसला करता है। जब वो अपने जूते उतारता है तो देखता है कि लगातार कई दिनों तक चलने की वजह से उसके दोनों पैर बुरी तरह जख्मी हो चुके हैं और उनसे खून भी निकल रहा है। इस हालत में आगे बढ़ना उसके लिए लगभग नामुमकिन था। अगली सुबह थोड़ी ताकत जुटाकर वो फिर से सफर शुरू करता है। कुछ दूर जाने पर अचानक उसे जमीन पर इंसान के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर उसके अंदर फिर से उम्मीद जाग जाती है। उसे लगता है कि शायद ये निशान केविन के हों, इसलिए वो उन्हीं निशानों का पीछा करने लगता है। दूसरी तरफ हमें केविन दिखाई देता है, जो खुद भी कई दिनों से जंगल में जिंदा रहने की जंग लड़ रहा था। उसकी हालत भी बेहद खराब हो चुकी थी, लेकिन किस्मत से कुछ स्थानीय लोगों की नजर उस पर पड़ जाती है। वे उसे अपने गांव ले जाते हैं और कई दिनों तक उसकी देखभाल करते हैं। जैसे ही केविन की तबीयत थोड़ी ठीक होती है, वह तुरंत पुलिस के पास पहुंचता है और पूरी घटना उन्हें बताता है। उसकी बात सुनने के बाद पुलिस जंगल में प्लेन भेजकर योसी की तलाश शुरू करने का फैसला करती है। उधर जंगल में अकेले भटकते हुए योसी को अब 14 दिन हो चुके थे। उसकी ताकत लगभग खत्म हो चुकी थी और मानसिक हालत भी लगातार बिगड़ती जा रही थी।
तभी अचानक उसे आसमान में एक प्लेन की आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है कि शायद अब उसकी जिंदगी बच सकती है। योसी अपनी बची हुई पूरी ताकत के साथ एक लाल कपड़ा हवा में लहराने लगता है। वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन घने पेड़ों और जंगल की ऊंची छत की वजह से रेस्क्यू टीम उसे देख ही नहीं पाती। कुछ देर बाद प्लेन वहां से वापस लौट जाता है और योसी की आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। दूसरी तरफ जब प्लेन लौट कर आता है तो अधिकारी केविन को बताते हैं कि उन्हें जंगल में कहीं भी योसी नहीं मिला। उनका कहना था कि अगर कोई इंसान इतने दिनों तक अमेज़न जैसे जंगल में गायब रहे तो उसके जिंदा बचने की संभावना लगभग खत्म हो जाती है। लेकिन केविन ये बात मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। केविन बार बार अधिकारियों से दोबारा खोज शुरू करने की गुजारिश करता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। आखिरकार वो फैसला करता है कि अगर कोई और मदद नहीं करेगा तो वो खुद अपने दोस्त को ढूंढने जंगल जाएगा। वो दोबारा उसी गांव पहुंचता है जहां वे पहले रुके थे। वहां उसे एक स्थानीय आदमी मिलता है जिसे जंगल के हर रास्ते की अच्छी जानकारी थी। पहले तो वो साफ मना कर देता है क्योंकि उसे भी लगता था कि अब योसी का जिंदा मिलना नामुमकिन है, लेकिन केविन हार नहीं मानता। काफी समझाने और पैसे देने की बात कहने के बाद आखिरकार वो स्थानीय आदमी तैयार हो जाता है। इसके बाद दोनों बिना समय गवाए एक बार फिर उसी खतरनाक जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। उधर योसी की हालत अब पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसका शरीर पूरी तरह जवाब दे चुका था और वो धीरे धीरे उम्मीद भी खोने लगा था। तभी उसे अचानक महसूस होता है कि उसके सामने एक जंगल की औरत खड़ी है। वो औरत पहले उसे देखकर घबरा जाती है, लेकिन कुछ ही पल बाद उसके पास आकर लेट जाती है। योसी को लगता है कि आखिरकार उसे कोई इंसान मिल गया है, लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो वहां कोई नहीं होता। उसे समझ आ जाता है कि ये भी उसकी बिगड़ती मानसिक हालत का सिर्फ एक भ्रम था। ये एहसास उसे अंदर तक तोड़ देता है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता। वो खुद को संभालता है और एक बार फिर आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तभी उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ती है जिस पर हजारों चींटियां चल रही थीं। उसके दिमाग में एक अजीब सा विचार आता है। वो अपनी शर्ट उतारकर पेड़ को पकड़ लेता है। कुछ ही सेकंड में चींटियां उसके पूरे शरीर पर चढ़ जाती हैं और उसे बुरी तरह काटने लगती हैं। दर्द असहनीय था, लेकिन उसी दर्द ने उसके सुन्न पड़ चुके शरीर में फिर से थोड़ी ताकत भर दी। वो तुरंत वहां से आगे बढ़ता है और कुछ देर बाद नदी के किनारे पहुंच जाता है। वहां आराम करते हुए वो एक पेड़ की टहनी से जमीन पर अंग्रेजी का अक्षर वाई बना देता है, ताकि अगर कोई उसकी तलाश में आए तो समझ सके कि वह इसी रास्ते से गुजरा है। इसी दौरान एक कछुआ उसके सामने से गुजरता है। कई दिनों की भूख से परेशान योसी उसे मारकर खाने के लिए पत्थर उठाता है, लेकिन अगले ही पल उसका हाथ रुक जाता है। वो कछुए को बिना नुकसान पहुंचाए जाने देता है। रात होते होते उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि उसे लगता है शायद वो अगली सुबह तक जिंदा नहीं बचेगा। इसी उम्मीद और निराशा के बीच वो वहीं सो जाता है। अगली सुबह किस्मत आखिरकार उसका साथ देती है। केविन और वो स्थानीय आदमी उसी इलाके में पहुंच जाते हैं। जमीन पर बना वाई का निशान देखकर केविन समझ जाता है कि योसी हाल ही में यहाँ से गुजरा है। उसकी उम्मीद एक बार फिर जाग उठती है। दोनों काफी देर तक आसपास तलाश करते हैं, लेकिन योसी कहीं दिखाई नहीं देता। धीरे धीरे केविन भी निराश होने लगता है। आखिरकार वो वापस लौटने का फैसला करता है और नाव का इंजन चालू कर देता है। इंजन की आवाज सुनते ही पास में बेहोश पड़ा योसी होश में आता है। वो पूरी ताकत लगाकर केविन को आवाज देता है, लेकिन नदी की तेज आवाज और इंजन के शोर में उसकी आवाज वहां तक नहीं पहुंच पाती। नाव धीरे धीरे दूर जाने लगती है। उसी पल उसे लगता है कि शायद अब सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन तभी केविन आखिरी बार पीछे मुड़कर देखता है। दूर किनारे पर उसे एक कमजोर सा इंसान खड़ा दिखाई देता है। कुछ सेकंड बाद उसे एहसास होता है कि वो कोई और नहीं बल्कि योसी है। केविन तुरंत स्थानीय आदमी से नाव वापस मोड़ने के लिए कहता है। नाव किनारे लगते ही वो दौड़कर योसी के पास पहुंचता है। इतने दिनों बाद अपने दोस्त को जिंदा देखकर उसकी आंखें भर आती हैं। वहीं योसी भी खुद को रोक नहीं पाता और दोनों एक दूसरे को कस कर गले लगा लेते हैं। केविन और वह स्थानीय आदमी इस बात पर यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि कोई इंसान अमेज़न जैसे खतरनाक जंगल में पूरे 2 हफ्तों तक अकेले जिंदा रह सकता है। वे तुरंत योसी को नाव में बैठाकर गांव ले जाते हैं। गांव पहुंचते ही हर कोई उसे देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि जिस जंगल में कुछ दिनों तक जिंदा रहना भी बेहद मुश्किल माना जाता है, वहां योसी ने अकेले 2 हफ्तों तक मौत से लड़ते हुए खुद को जिंदा रखा था। यही वजह है कि आज भी उसकी कहानी दुनिया की सबसे अविश्वसनीय सर्वाइवल स्टोरीज में गिनी जाती है। मूवी के आखिर में यह भी बताया जाता है कि कार्ल असल में एक साइकोपैथ किलर था, जिसने अपने बुरे इरादों से योसी, केविन और मार्कस को जंगल में आने के लिए तैयार किया था। लेकिन बाद में कार्ल और मार्कस के साथ आखिर क्या हुआ, ये आज तक किसी को पता नहीं चल पाया। योसी और केविन की किस्मत अच्छी थी कि समय रहते उनका रास्ता अलग हो गया। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद उनकी कहानी का अंत भी अमेज़न के उसी घने जंगल में हो जाता। तो दोस्तों,
यही थी जंगल 2017 की अविश्वसनीय और सच्ची कहानी, जिसने हमें ये सिखाया कि जब तक इंसान उम्मीद नहीं छोड़ता तब तक हार भी उसे नहीं हरा सकती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली ऐसी ही शानदार मूवी एक्सप्लेन वीडियो में।